हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करते हैं। पाइसीज के बाद हम एम्फीबियंस में विभिन्न सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। आज हम एम्फीबियन में फ्रॉग का अध्ययन करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन कर लिया था, उसके सभी पार्ट्स का। आज हम एलिमेंट्री कैनाल के अतिरिक्त डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अदर पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से पाचक ग्रंथियां होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो फ्रॉग की डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मुख्य पाचक ग्रंथियां होती हैं, अन्य वर्टिब्रेट्स के समान लिवर और पेंक्रियाज होती हैं। लिवर को बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है और यह अनेक पालियों में विभाजित होती है, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से दो पालियाँ होती हैं और जो बड़ी पाली होती है या लेफ्ट पाली जो होती है, पुनः दो भागों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार लिवर कुल मिलाकर यकृत 3 पालियों में विभाजित होता है, जिन्हें हम राइट, लेफ्ट और मीडियन पाली कहते हैं। और यह जो लिवर होता है अनेक पॉलीगोनल हेपेटिक सेल से बना रहता है, जिनसे कि मुख्य रूप से बाइल या पित्त का स्त्रवण किया जाता है। पित्त एक हरे रंग का क्षारीय फ्लूइड होता है, जिसको कि स्त्रवण के पश्चात एक छोटी सी संरचना जो कि यकृत के ऊपर ही उपस्थित होती है, पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है। और उसके पश्चात आप ये डक्ट देख सकते हैं कि गॉल ब्लैडर से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है, जो कि लिवर और गॉल ब्लैडर की संयुक्त रूप से डक्ट निकलती है, जिसे कि कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, के द्वारा डियोडिनम में खुलती है। परंतु डियोडिनम में खुलने से पूर्व इस कॉमन बाइल डक्ट में जो दूसरी मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेंक्रियाज, उसकी डक्ट भी या पेंक्रियाटिक डक्ट भी जाकर मिल जाती है और इस प्रकार संयुक्त रूप से हेपेटिक डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट मिलकर हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट या यकृत अग्नाशयी वाहिनी का निर्माण करती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र के पहले भाग को, जिसे कि हम डियोडिनम कहते हैं, में खुलती है। अब मुख्य रूप से जो पित्त होता है वह उसमें किसी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं होते, लेकिन यह फैट्स जो होते हैं वसा के इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। अतः यह भी माना गया है कि फ्रॉग में लिवर को एक ट्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं कहा गया, क्योंकि इससे निकलने वाला जो पाचक रस है वह सिर्फ वसा के इमल्सिफिकेशन का कार्य ही करता है। दूसरी जो पाचक ग्रंथि होती है, मुख्य पाचक ग्रंथि, वह होती है अग्नाशय। आप देख सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती के समान विस्तृत रहती है और यह अमाशय और छोटी आंत्र के मध्य जो यू शेप लूप बनता है, उस मिसेंट्री में आंत्र योजनी में यह उपस्थित होती है। और अगर हम पेंक्रियाज के कार्यों का अध्ययन करें तो यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही रूप में कार्य करती है। एंडोक्राइन या अंतःस्रावी के रूप में इससे मुख्य रूप से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो कि शर्करा मेटाबॉलिज्म का एक मुख्य हार्मोन होता है। और एक्सोक्राइन रूप में बहिस्रावी के रूप में पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, जिसे कि पेंक्रियाटिक डक्ट द्वारा हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ डियोडिनम में स्त्रवित किया जाता है। अतः जो पेंक्रियाज होती है यह अपने जो स्त्रवण होता है या रस होता है उसे हेपेटिक डक्ट के साथ में डियोडिनम में रिलीज़ करती हैं या त्यागती हैं। और इस जो पेंक्रियाटिक जूस होता है इसमें अनेक पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। अब किस प्रकार से फ्रॉग में डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो फ्रॉग है उसका मुख्य भोजन होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, क्रस्टेशियन, मॉलस्का, छोटी फिश, फ्रॉग
टेडपोल्स आदि। अतः मुख्य रूप से यह मांसाहारी प्रकृति का या कार्निवोर होता है। और क्योंकि जो इसकी जिह्वा होती है, टंग होती है प्रोट्रूसिबल बाहर की ओर एक चाबुक के समान फेंक के, यह अपने शिकार को एज अ होल अर्थात बिना पीसेस किए या बिना काटे एज अ होल एक ही साथ उसे अंदर की ओर ग्रहण करता है। और यह भोजन फिर आमाशय में पहुंचता है, क्योंकि मुख में या बकल कैविटी में किसी भी प्रकार का जो पाचन है वो प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि इनमें जो मुख गुहा है उसमें मुख्य रूप से सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। सिर्फ यहाँ पर जो बक्कोफेरेंजियल ग्लैंड्स होती हैं, सेल्स होती हैं, वो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं और ये भोजन को सिर्फ लसलसा या सॉफ्ट बनाने का कार्य करती हैं। इसके पश्चात जो ईसोफेगस होती है, ग्रसिका होती है, उसमें लहरदार जो मूवमेंट होते हैं जैसे कि हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इस प्रकार से भोजन को इन लहरदार या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आगे की ओर आमाशय की ओर धकेला जाता है। अब यह भोजन क्योंकि एज अ होल आ रहा है, पीसेस में डिवाइड नहीं है, टुकड़ों में नहीं बटा हुआ है, तो आमाशय में यह लगभग 2 से 3 घंटे भोजन रुकता है। और भोजन की उपस्थिति में जो आमाशय की भित्ति होती है वहाँ से गैस्ट्रिक जूस या जठर रस का स्त्रवण होता है। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिनोजन एंजाइम उपस्थित होता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप होता है पेप्सिन का। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की, जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन्स के डाइजेशन में सहायक होती है, प्रोटीन्स को और प्रोटीजेज को मेटाबॉलिज्म या उनके पाचन में सहायक होती है। और यह पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ही सक्रिय होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अम्लीय माध्यम होता है वह भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का भी नाश कर देता है। अतः भोजन की उपस्थिति में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, जठर कोशिकाएं, वो सक्रिय हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो भित्ति होती है, जठर या आमाशय की भित्ति होती है, उससे गैस्ट्रिन हार्मोन भी रिलीज होता है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन वास्तव में जठर कोशिकाओं को सक्रिय करता है या उनको उत्तेजित या उद्दीपित करता है, एक तरह से स्टिमुलाई प्रदान करता है, जिससे कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्त्रवण को प्रारंभ कर देती हैं। अतः इस प्रकार आमाशय में या गैस्ट्रिक डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब एसिड्स और जो पेप्सिन एंजाइम है, इनकी उपस्थिति में यह जो भोजन है अब लुगदी समान हो जाता है और जिसे हम काइम कहते हैं। अब यह जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जिसे हम काइम कहते हैं, अब पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि आमाशय का डिओडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलने की जो ओपनिंग है वहाँ पर उपस्थित वॉल्व होता है। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा अब यह भोजन डिओडिनम में या ग्रहिणी में प्रवेश करता है। अब इंटेस्टाइन में पाचन प्रारंभ हो जाएगा। इंटेस्टाइन में काइम के आते ही सबसे पहले जो हिपैटोपैंक्रियाटिक जूस है वह भोजन के अम्लीय माध्यम को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि जो एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का की उपस्थिति होती है, उसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। और यहाँ पर कॉलसिस्टोकाइनिन, जिसे हम सीसीके भी कहते हैं, वह गॉल ब्लैडर को उद्दीपित करता है, जिससे कि वह बाइल जूस और साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस जो है उनको जो डिओडिनम है वहाँ पर रिलीज़ करे। इसके अतिरिक्त एंटीरोक्राइनिन जो एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस में, वह भी इस सिक्रीशन को प्रारंभ करता है और इसके पश्चात फूड जो है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस प्रकार से संपूर्ण भोजन के पाचन में बाइल, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस का मुख्य रोल होता है। यहाँ पर डिटेल में आपको इन तीनों जूसेस का
डिटेल बता दिया है क्या नेचर रहता है और उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं। ये बाइल के बारे में, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में। अब संपूर्ण पाचन हो जाने के पश्चात न्यूट्रिशन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इजेशन। इजेशन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे धीरे धीरे रेक्टम की तरफ प्रवाहित कर दिया जाता है और वहाँ पर स्टोर करके मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्प्शन के पश्चात फीसिस का निर्माण होता है, जिन्हें निश्चित अंतराल के पश्चात क्लोएका में उपस्थित या क्लोएका की आउटर एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है, जिसे एनल ओपनिंग कहते हैं, के द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पर, इसके अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में और प्रोटीन को एमिनो एसिड के रूप में एब्जॉर्ब करके अवशोषित कर कर इन्हें ब्लड कैपिलरीज जो रक्त केशिकाएं होती हैं में पास कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है और यहाँ से यकृत निवाहिका तंत्र के द्वारा इन्हें लिवर में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से अवशोषण कार्य संपन्न होता है तथा स्वांगीकरण या एसिमिलेशन जो होता है वह मुख्य रूप से जो अवशोषित भोजन है और उसको किस प्रकार से प्रत्येक कोशिका में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये एसिमिलेशन या स्वांगीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी भोजन ग्रहण किया गया है वह प्रत्येक कोशिका तक पहुँचे और उससे जो एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। और इसके द्वारा जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होती है, शर्करा की जो अतिरिक्त मात्रा होती है, उसे ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में और मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है और अतिरिक्त वसा जो होता है उसे एडिपोज टिश्यूज़ में स्त्रवित कर लिया जाता है। एमिनो एसिड्स को प्रोटीन निर्माण के लिए, जो कि वृद्धि के लिए और रिपेयर के लिए आवश्यक होता है, को एकत्रित कर लिया जाता है तथा अतिरिक्त एमिनो एसिड्स जो होते हैं उन्हें यूरिया के रूप में किडनी द्वारा फिल्टर करके यूरिन के रूप में बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं, भोजन के विभिन्न जो रूप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब का एब्जॉर्प्शन और किस प्रकार से अवशोषण के पश्चात एसिमिलेशन होता है, ये फ्रॉग में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। पीडीएफ फॉर्म में आपको बच्चों ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इनको नोट कर लेना, डायग्राम्स अच्छे से बना लेना और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।